नमस्कार विद्यार्थियों, 11वीं एग्रीकल्चर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो अध्याय चल रहा है भारतीय कृषि का इतिहास, शाखाएं और महत्व है। इसमें पिछली जो हमारी क्लास थी उन क्लासों में भारतीय कृषि का आपने इतिहास पढ़ लिया कि किस प्रकार से भारत के अंदर कृषि की शुरुआत हुई, किस प्रकार से उसमें परिवर्तन आया, कौन कौन सी संस्थाओं की स्थापना की गई और 1963 में जो भारत है वो धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनता गया। तो इतिहास हमने पढ़ लिया था, उसकी कुछ शाखाएं थी वो पढ़ ली थी। आज का जो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है भारतीय कृषि का महत्व है। भारतीय कृषि का महत्व है। आप भी जानते हैं और मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं कि जो कृषि होती है, जो फसल उत्पादन होता है, अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग वातावरण की आवश्यकता होती है, अलग अलग सिंचाई की आवश्यकता होती है, अलग अलग जलवायु की आवश्यकता होती है। भारत जो है वो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि विविधता में एकता। भारत जो है वो विविधता भौगोलिक क्षेत्र है या भौगोलिक जो विविधता है वो पाई जाती है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार की जो फसलें वो आसानी से भारत के अंदर उगाई जा सकती हैं। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको नम जलवायु की आवश्यकता होती है, कुछ जलवायु ऐसी फसलें जो है वो ऐसी होती हैं जिनको शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से अलग अलग वातावरण या अलग अलग जलवायु की आवश्यकता होती है फसलों को। भारत के अंदर भौगोलिक विविधता पाए जाने के कारण सभी प्रकार की जो फसलें हैं वो आसानी से उत्पादित की जा सकती हैं। इसलिए भारतीय जो कृषि है उसका अलग ही महत्व होता है। तो भारत जो है, भारत भौगोलिक विविधता वाला देश है। भौगोलिक विविधता वाला देश, अतः इसमें सभी प्रकार की फसलें उत्पादित की जा सकती हैं। अलग अलग जो फसलें होती हैं जिनको अलग अलग वातावरण की आवश्यकता होती है, भारत के अंदर विविधता जो है वो अलग अलग पाई जाती है। इसलिए सभी प्रकार की फसलें हैं वो आसानी से भारत के अंदर उगाई जा सकती हैं। अच्छा उत्पादन जो है वो लिया जा सकता है, प्रोडक्टिविटी जो है उसकी बढ़ाई जा सकती है। तो इस प्रकार से भारतीय कृषि का महत्व है। ऐसी कौन कौन सी व्यवस्थाएं पाई जाती हैं जिनके कारण भारत जो है वो अपनी अलग पहचान रखता है कृषि के मामले में। तो पहली जो बात आती है इसकी, ये आती है भारत के अंदर जो कृषि होती है वो कृषि मानसून आधारित कृषि होती है। पहला इसका महत्व है वो क्या है, भारत में मानसून आधारित कृषि होती है। हमारे जो भारत है उसका अधिकांश जो भाग है वो कई बार सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में जो 6 महीने जो होते हैं, मई से लेकर और अक्टूबर तक का जो माह होता है उसमें दक्षिण पश्चिमी जो हवाएं चलती हैं जिसके कारण जो बरसात है वो होती है और वर्षा होने के कारण आसानी से जल आपूर्ति होने के कारण विभिन्न प्रकार की फसलें हैं वो उगाई जा सकती हैं। पहले जो क्लासें थी, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा कि भारत के अंदर या भारत के चारों ओर या विश्व की अगर बात करें तो लगभग 70% जो भूभाग है वो पानी से ढका हुआ है। लेकिन वो जो पानी है वो या तो खारा है या फसली पालकों के लिए उपयुक्त नहीं होता है। ऐसी स्थिति में मई से लेकर 6 महीने दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चलती हैं, जिससे क्या होगा, मई से लेकर और अक्टूबर तक अच्छी बरसात होती है। अच्छी बरसात होती है
इसके कारण जो किसान है वो उन्हीं फसलों का संरक्षण करता है जो इस पीरियड में इस समय बोई जाती है। जो अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है उन फसलों को मई से लेकर और अक्टूबर तक जो फसल है जो किसान है वो तैयार करता है। तो पहला फायदा जो है वो भारतीय कृषि का क्या है कि भारत के अंदर अधिकांश जो कृषि की जा रही है वो मानसून आधारित जो कृषि है वो की जा रही है। दूसरी महत्ता जो है वो क्या है, अधिकांश जनसंख्या जो है, अधिकांश जनसंख्या कृषि आधारित है, कृषि आधारित। भारत के अंदर लगभग 70% जो लोग हैं वो कृषि पर निर्भर होते हैं, कृषि पर निर्भर। तो अधिकांश जनसंख्या भारत जो कृषि है उस पर आधारित होने के कारण भी जो प्रोडक्टिविटी है भारतीय फसल की वो अधिक होती है। इसके अलावा हम बात करें तो जो किसान होता है वो पहले से उनको कुछ जो अच्छे उन्नत किस्म के जो बीज हैं या जो कृषि यंत्र हैं उनकी जानकारी होती है, जिसके कारण भी जो प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ती है। तो अगला जो टॉपिक आता है वो आता है परंपरागत तकनीकी। परंपरागत तकनीक जैसे जो कृषि यंत्र है, विभिन्न कृषि यंत्र ऐसे होते हैं जिनको सामान्य जो लोग हैं वो चला नहीं पाते हैं या उनके उपयोग की जो विधियां हैं वो पता नहीं होती हैं। तो भारत के अंदर जो लोग हैं उन्हें पहले पढ़ा कि 70% जो लोग हैं वो पहले से कृषि पर निर्भर होते हैं। जो परंपरागत जो तकनीकी है उसका अधिक ज्ञान होता है क्योंकि शुरू से जो लोग हैं वो उसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इसलिए विभिन्न जो यंत्र हैं जो प्रसंस्करण के जो साधन हैं उनकी पहले से जानकारी होने के कारण जो भारतीय कृषि है उसका अलग महत्व होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो भारतीय जो कृषि है उसमें मुख्य रूप से उन्हीं फसलों को बोया जाता है जो खाद्यान्न के रूप में काम में ली जाती है। तिलहनी फसल है, इसके अलावा रोपड़ फसलें हैं, उनके बाजार भारतीय जो किसान है वो आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए खाद्यान्न जो फसल है उनका ज़्यादा संरक्षण करता है। तो खाद्यान्न फसलों की अधिकता भारत के अंदर इसकी होती है, जिसके कारण भारतीय जो कृषि है उसका अलग महत्व होता है। इसके अलावा हम बात करें 70% जो लोग हैं वो कृषि पर आधारित है। भारत में रोजगार जो साधन है वो आसानी से भारतीय कृषि के द्वारा या कृषि क्षेत्र के द्वारा उपलब्ध होते हैं। तो भारतीय जो कृषि है वो रोजगार का प्रमुख साधन होने के कारण भी अलग से महत्व रखती है। तो आता है रोजगार का प्रमुख साधन है कौन, भारतीय कृषि। क्योंकि विभिन्न जो मजदूर हैं जो लोग हैं वो आसानी से कृषि क्षेत्र में कार्य करके और अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसको आसानी से जी सकते हैं। तो रोजगार का एक मुख्य साधन है। इसके अलावा हम बात करें राष्ट्रीय भारतीय कृषि महत्व की तो आता है राष्ट्रीय जो आय है उसमें भी आसानी से वृद्धि होती है किसके द्वारा, भारतीय कृषि के द्वारा। क्योंकि कुछ भाग ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सरकार को उसका टैक्स जो है कर जो है वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है। क्योंकि विभिन्न जो फसलें हैं उनका उत्पादन के बाद में निर्यात किया जाता है और निर्यात के द्वारा जो सरकार है उस सरकार को उसका कुछ हिस्सा या उसका कुछ अंश जो है वो टैक्स के रूप में जमा होता है, जिससे जो राष्ट्रीय जो आय है वो भी बढ़ती है। तो राष्ट्रीय आय का प्रमुख जो साधन है या स्रोत जो है वो क्या हो गया, भारतीय कृषि आय का मुख्य स्रोत। इसके अलावा अलग जो डिपार्टमेंट की बात करें, अलग महत्व की बात करें तो किसान जो है वो कृषि या जो फसल उत्पादन है उसके अलावा पशुपालन भी करता है और पशुपालन जो है उसके द्वारा दूध वगैरह वो प्राप्त होता है। तो डेयरी उद्योग जो है उसके लिए मिलने वाला जो कच्चा माल है वो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड करता है, भारतीय कृषि जो है कृषि कार्य जो है उस पर डिपेंड करता है। तो डेयरी उत्पादन के लिए जो कच्चा माल है वो किससे मिलता है, कृषि से मिलता है। डेयरी उद्योग के लिए कच्चा माल
किससे उपलब्ध होता है? कृषि से उपलब्ध होता है, क्योंकि जो दूध वगैरह है, दूध वगैरह है, तो उसमें फसल जो पशु है उस पशु के लिए चारे की उपलब्धता होना बहुत जरूरी है, जो किसके द्वारा प्राप्त होती है? कृषि के द्वारा प्राप्त होती है। इसके अलावा हम बात करें खाद्यान्न उपलब्धता। खाद्यान्न उपलब्धता, हमने भारतीय कृषि का इतिहास जब पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि 1899-1900 के लगभग जब कृषि का आकार बढ़ा था तो खाने के लाले बढ़ गए। उसके बाद धीरे धीरे अनुसंधान किया गया, विभिन्न किस्में तलाशी की गई। फिर 1963 में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, जिसको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, जिसने तीन और बोनों के साथ मिलकर बोने गेहूं जो फसल है वो तैयार करी थी। तो आत्मनिर्भरता के लिए जो खाद्यान्न जो फसल है उसकी अधिकता के कारण जो भारत है उसको खाद्यान्न जो सामग्री है वो आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इसके अलावा हम बात करें वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल। वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल, विभिन्न प्रकार की जो ऊनी वस्त्र तैयार किए जाते हैं, जैसे कपास है, जूट है, तो ये जो फसल है इनके द्वारा वस्त्र जो निर्माण है वो आसानी से किया जा सकता है। यानी कि वस्त्र उद्योग जो है, कपड़े जो तैयार किए जाते हैं उनके लिए मिलने वाला जो कच्चा माल है वो कृषि के द्वारा ही उपलब्ध हो पाता है। इसके अलावा जो पशु चारा है, पशु चारा उपलब्धता, पशु चारा उपलब्धता, पशुओं को चारे के लिए जो खाद्य सामग्री जो चाहिए वो कृषि के द्वारा उपलब्ध होती है। उसके बदले में जो पशुओं द्वारा फसल उत्पादन के लिए खाद वगैरह जो है वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो पशु चारा आसानी से उपलब्ध होने के कारण जो प्रोडक्टिविटी है फसल की वो अधिक होती है और पशुओं के लिए चारा है वो भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसके अलावा कृषि आधारित जो उद्योग है वो भी भारतीय कृषि का में अलग से महत्व रखते हैं। तो अगला जो टॉपिक आता है इसका कृषि आधारित उद्योगों के लिए, कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चा माल। विभिन्न उद्योगों की बात करें, जैसे चीनी उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, तेल उद्योग है, तो ये इन विभिन्न उद्योगों को चलाने के लिए जो कच्चा माल जो है वो हमें कृषि से उपलब्ध होता है। एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे चीनी उद्योग है, चीनी उद्योग, चीनी जो तैयार होती है वो किससे तैयार होती है? गन्ने से तैयार होती है। तो गन्ना जो है चीनी उद्योग के लिए जो गन्ना है वो किससे मिलता है? कृषि से मिलता है। इसके अलावा हम बात करें वस्त्र उद्योग की, वस्त्र उद्योग, फसल की बात करें जूट, कपास, इसके अलावा तेल उद्योग है, मूंगफली है, तिल है, सोयाबीन है। तेल उद्योग के अंदर कौन सी फसलों को काम लिया जाता है? तिल, मुख्य रूप से बात कर रहा हूं, मूंगफली, सोयाबीन। इसके अलावा जो दलहनी फसलें हैं जैसे चना है, अरहर है, मूंग है, उड़द है, तो उसको दाल उद्योग के काम में लिया जाता है। तो विभिन्न प्रकार के उद्योग है, चीनी उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, तेल उद्योग है, दाल उद्योग है, तो इसके लिए जो फसलें हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, जिसके द्वारा हमारी जो खाद्यान्न सामग्री है उसमें शामिल होने वाले जो दाल वगैरह है, तेल वगैरह वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इसके अलावा बेरोजगारी की जो समस्या है उससे हमें समाधान मिलता है। बेरोजगारी की समस्या का समाधान, कृषि जो क्षेत्र है उसके द्वारा विभिन्न जो मजदूर हैं उनको आसानी से रोजगार जो है वो मिल जाता है। इसके अलावा विदेशी व्यापार और निर्यात, विदेशी व्यापार
उपयोग करने के बाद में उनकी जो अधिकता होने के कारण उन सामग्रियों को विदेशों के अंदर उनका प्रशंसन किया जाता है, उनको फर्टिलाइजर किया जाता है। उसके बाद में विभिन्न जो विदेशी व्यापार है, विदेशी जो मार्केट है उनके अंदर उनको शेयर किया जाता है, बेचा जाता है, जिसके द्वारा विदेशी जो व्यापार है वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है और विदेशी जो मुद्रा है वो भारत को प्राप्त होती है। इसके अलावा देश की जो आर्थिक जो विकास है उसमें भी भारतीय कृषि का अलग से महत्व होता है। तो अगला इसका जो भाग आता है वो आता है देश की आर्थिक विकास में योगदान। देश के आर्थिक विकास में योगदान। जब विभिन्न फसलों का व्यापार किया जाता है, उनको निर्यात किया जाता है, जिससे भारत को विदेशी जो मुद्रा प्राप्त होती है। इसके अलावा जब ये अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार किए जाते हैं उनके द्वारा भी भारत की डायरेक्ट जो देश है उस देश की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनकी जो आय है, जो कर है टैक्स के रूप में उनको उपलब्ध होती है, जिसके द्वारा सरकार है या जो देश है उसकी आर्थिक जो दशा है उसमें सुधार होता है। तो भारतीय कृषि जो है वो देश के आर्थिक विकास में भी अपना अलग से योगदान देती है। इस प्रकार से भारतीय कृषि का अलग महत्व है। अलग अलग क्षेत्रों के अंदर भौगोलिक स्थिति अलग अलग होने के कारण विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं वो आसानी से भारत के अंदर उगाई जा सकती है। तो ये था आज का टॉपिक भारतीय कृषि का महत्व है। इसमें हमने पढ़ा कि जो भारतीय जो है वो भौगोलिक विविधता वाला देश है। अलग अलग फसलों को अलग अलग वातावरण की, अलग अलग जल की आवश्यकता होती है, अलग अलग मौसम की आवश्यकता होती है, अलग अलग खाद एवं उर्वरक की आवश्यकता होती है। तो सभी प्रकार की जो विविधता है वो विविधता होने के कारण सभी प्रकार की जो फसलें हैं वो आसानी से भारत के अंदर उत्पादित की जा सकती है। जैसे भारत के अंदर पहले की बात करें, भारत में मानसून आधारित कृषि होती है। जब बरसात नहीं होती है, जब पानी की उपलब्धता नहीं होती है, जब कुछ भाग ऐसा होता है जहाँ पर जो पानी है वो फसल के लिए उपयुक्त नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में भारत के अंदर मानसून आधारित जो कृषि है वो की जा सकती है। जैसे 6 महीने जो है जब दक्षिणी पश्चिम से हवाएं चलती हैं तो उनके साथ जो मानसूनी हवाएं जो है जिनको हम बोलते हैं उनके साथ बरसात आसानी से होती है, भारत को उपलब्ध होती है, जिससे मई से लेकर अक्टूबर तक की जो फसलें हैं वो आसानी से तैयार की जा सकती है। या इस समय उन्हीं फसलों का सिलेक्शन होता है, उन क्षेत्रों में उन्हीं फसलों का सिलेक्शन होता है, चयन किया जाता है जो मानसून आधारित होती है या मई अक्टूबर में तैयार की जा सकती है। इसके अलावा अधिकांश जनसंख्या है वो कृषि आधारित है। भारत के अंदर लगभग 70% जो लोग होते हैं वो कृषि पर डिपेंड होते हैं, कृषि पर निर्भर होते हैं, इसलिए आसानी से सभी प्रकार की क्रियाएं जो है वो की जा सकती है। अगला है परंपरागत तकनीकी। भारत के अंदर बुजुर्गों के समय से या परंपरागत तरीके से खेती कार्य किया जा रहा है, तो सभी प्रकार के जो लोग हैं, विभिन्न जो लोग हैं, उन लोगों को विभिन्न तकनीकी की जानकारी पहले से होती है कि कौन सी फसल को किस प्रकार तैयार करना है, कौन सी मशीन को किस प्रकार से काम में लेना है, कौन से यंत्र को कब काम में लिया जाता है, किस प्रकार से काम में लिया जाता है। तो ये तकनीकी जानकारी होने के कारण भी भारतीय कृषि का अलग से महत्व होता है। इसके अलावा भारत के अंदर कृषि कार्य किए जा रहे हैं, जो फसल उत्पन्न होता है उन फसलों में रोकड़ फसलों के अलावा या जो फसलें जैसे बाजरा है, ज्वार है, इनको ज़्यादा अधिकता दी जाती है, ज़्यादा महत्व दिया जाता है। कहने का मतलब जो खाने के काम में आती है, खाद्यान्न जो फसलें होती हैं उन फसलों को ज़्यादा काम में दिया जाता है, उनकी अधिकता होती है। इसके अलावा है रोजगार का प्रमुख साधन है, राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत होता है। डेयरी के उद्योग के लिए कच्चा माल जो है वो तैयार होता है, खाद्यान्न जो है वो आत्मनिर्भर हो सकते हैं, वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल जो है जूट है, कपास है वो तैयार किया जाता है। इसके अलावा पशुओं के लिए जो चारा है वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है। कृषि आधारित उद्योग है, जैसे चीनी उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, दाल उद्योग है, तेल उद्योग है, इनके लिए मिलने वाला जो कच्चा माल है वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसके अलावा विभिन्न रोजगार साधन जो है, रोजगार के अवसर है वो ज़्यादा उपलब्ध होते हैं, जिसके द्वारा बेरोजगारी जो समस्या है उससे निजात जो है वो मिल सकती है। विदेशी व्यापार और जो विज्ञान है उसमें भारतीय कृषि अलग टक्कर रखती है। इसके अलावा विभिन्न टैक्स है, उनके रूप में भारत जो देश है उस देश की आर्थिक विकास है उसमें भी योगदान मिलता है। ये था आज का भारतीय कृषि का महत्व है। आई होप आपके समझ में आया होगा। लगातार क्लास जुड़े रहने के लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए।
दीजिए ताकि डेली जो क्लासेज हैं वो आप तक